मूवी की शुरुआत किसी एंटरप्रेन्योर से होती है जो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बिजनेस डील करने पड़ता है, पर शुरुआत करने से पहले ही वो बिना वार्निंग के वहाँ ढेर हो जाता है। बाद में समझ आता है कि वो अकेला वही नहीं, बाकी एक एक करके सबको ढेर होने लगते हैं। इससे सभी तरफ अफरा तफरी मच जाती है और फिर मूवी जियोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर जॉश की तरफ मुड़ जाती है, जो स्टूडेंट को सिखा रहे होते हैं कि कैसे साउंड वेव ठोस पत्थर से गुजरता है, तब उसके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में बदलाव आता है, जिसकी मदद से हम धरती की बनावट को समझ सके। तभी कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल बिना एक्सप्लेन के उसे और उसके दोस्त किसी टॉप सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाते हैं। किसी गोदाम में इतने लाशें देखने के बाद और आर्मी जर्नल से पता चलने पर इन सभी की मौत सेम समय और अचानक में ही हुई है। वो उनकी मदद चाहते हैं कि कहीं ये वेपन अटैक तो नहीं। जॉर्ज सभी फिगर आउट कर लेता है कि तभी सभी की मौत एक पावरफुल मैग्नेटिक की वजह से हुई है, क्योंकि इन सभी के शरीर में पेसमेकर ट्रांसप्लांट था और इसके पीछे कोई वेपन नहीं हो सकता। और इतना पावरफुल ईएम जनरेट करने के लिए इंसान के पास उतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी मौजूद ही नहीं है। जनरल को बस इतना ही जानना था, इसलिए उन्हें डिसमिस कर देते हैं। लेकिन जॉर्ज उन्हें इसकी तह तक पहुंचने का सुझाव देते हैं, लेकिन जनरल सुनने को तैयार नहीं। आखिर क्यों, हमें ये बाद में पता चलेगा। और जॉर्ज का परेशान होना सही था, क्योंकि इस बार लाखों में बर्ड्स अटैक की घटना सभी देशों में घटने लगती है। जॉर्ज इस घटना को पिछले घटना से लिंक करने में सफल हो जाता है, क्योंकि बर्ड माइग्रेट करने के लिए धरती का मैग्नेटिक फील्ड को प्रयोग करते हैं। इसे साधारण शब्द में समझाऊं तो बर्ड्स के ब्रेन में हल्की आयन की मात्रा होती है, जिसकी मदद से वो धरती की मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन कर पाते हैं, जैसे हमारे फोन में कंपास काम करता है। ये सेम घटना स्पेस शटल एंडोवा के साथ भी घटता है, जब वो री एंट्री के लिए धरती की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसके कारण अब शटल सीधा धरती पे क्रैश होने वाला होता है। लेकिन होनार बैग किसी तरह धरती पर इमरजेंसी लैंडिंग करके सबको बचा लेती है। वहीं वो तुरंत फेमस डॉक्टर कॉरेंट जिंस्की से अपनी फाइंडिंग शेयर करता है, जिसे समझने के बाद जॉर्ज के जाने के बाद कोई टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लॉकर से निकालते हैं। तब वही रात में आसमान में सबको कलरफुल स्लेयर्स नजर आते हैं। सभी इस बात से बेखबर कि आने वाली आपदा का साइन है। इस तरफ जिंस्की गंभीरता को समस्या को समझने के लिए तुरंत हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ टॉप सीक्रेट मिशन कंडक्ट करता है, जिसे जॉर्ज लीड करता है। जॉर्ज उन्हें एक शॉकिंग जानकारी देता है कि धरती का ओजोन लेयर और ईएम, जो सूरज के भंवरते किरणें कॉल्ड कॉस्मिक लेयर, वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, जो धरती का इनर कोर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस टन्स ऑफ आयन आउट ऑफ कोर लिक्विड जो कॉन्स्टेंटली एक डायरेक्शन में घूमता है, अब यह कोर घूमना बंद हो गया है, जिसके कारण आसमान से प्लेन गिरने लगेंगे और सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नष्ट होने लगेंगे और देखते ही देखते शहर मूसलाधार तूफान के चपेट में आ जाएगा और धरती कुछ इस तरह भस्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, कोई सुराग नहीं है और इसे फिक्स करना भी नामुमकिन है, क्योंकि इंसान अभी धरती के सिर्फ 11 किलोमीटर तक पहुंच चुका है। वहीं वो कोर मंगल ग्रह के बराबर 3000 किलोमीटर नीचे 1500 किलोमीटर थिकनेस के नीचे दबा है, जिसका तापमान 5000 सेल्सियस से भी अधिक है। जाहिर तौर पे ये जानने के बाद सभी के चेहरे में चिंता आ जाती है। तभी जिम्सी को अपने पुराने दोस्त और साइंटिस्ट की याद आती है, जिसके पास उनकी समस्या का हल हो सकता है। उनसे मिलने के बाद उनमें एक खुशखबरी मिलती है कि वो एक ऐसा डिवाइस बनाने में सफल हुए हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वेव की मदद से किसी भी वस्तु को धूल में बदल सकता है, जो कि सेम टेक्नोलॉजी है मेडिकल ऑपरेशन में किडनी स्टोन को ब्रेक करने में यूज किया जाता है। उसने यूरोप्टेनियम नाम का ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट भी डिस्कवर किया है जो किसी भी तरह के प्रेशर और हीट को झेल सकता है। इस धातु की खास बात यही है कि इसमें जितना हीट और जितना प्रेशर पड़ेगा, ये इतना ही मजबूत होगा। इस एलिमेंट से शिप बनाना परफेक्ट होगा धरती की गहराई में हीट को झेलने के लिए, और इससे बेहतर उपाय और नहीं है। और उनके पास समय की भी कमी है, इसलिए गवर्नमेंट उसे हर तरह की फाइनेंस, रिसोर्सेस और मैन पावर देती है प्रोटोटाइप को एक्चुअल शिप में बदलने के लिए।
और देखते ही देखते ये लोकेशन एक टॉप सीक्रेट मिशन बन जाता है, जहाँ पर कमांडर बॉब और आयोसन रिसर्च के साथ और हैकर फिंच को भी हायर करते हैं, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट नहीं चाहती कि अपोकलिप्स की खबर किसी को पता चले, और इसीलिए फिंच का काम इंटरनेट पर उस तरह की खबर को डिलीट करने का था। और कुछ दिन के कड़ी मेहनत के बाद ब्रैच एक पावरफुल शिप वर्क तैयार कर लेता है, जिसमें धरती के सेंटर तक पहुंचने की क्षमता है। इसमें न्यूक्लियर पावर उसके अल्ट्रासोनिक डिवाइस में माउंट किया जाता है, जिसकी मदद से वर्जन धरती को चीरते हुए आगे बढ़ेगा। और जॉर्ज एक सोनार डिवाइस तैयार करता है, जिसके थ्रू वो रॉक्स को नेविगेट करेगा, ठीक जिस तरह से हॉस्पिटल में कैट स्कैन काम करता है, क्योंकि वो रॉक के थ्रू नहीं देख सकते। पूरा शिप 6 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है, क्योंकि अगर किसी शिप के किसी हिस्से में गड़बड़ घटा तो उसे वो लोग इजेक्ट कर सके। प्लान के मुताबिक वर्जर हजारों टन न्यूक्लियर वॉरहेड को कोर में ड्रॉप करेगा, की वजह से हो सकता है कोर रोटेट करने लगे। ये कुछ सीपीआर टेक्निक की तरह है, जहां धरती को पेशेंट की तरह एक जोर का झटका दिया जाएगा, जिससे उसको होश में लाया जा सके। तभी जेस्की और जनरल किसी टॉप सीक्रेट डेस्टिनी प्रोजेक्ट पर बहस कर रहे थे। उसके पहले एक और झटका लगता है, क्योंकि धरती का विनाश होना रुकने लगता है। कुछ शहर तो भयंकर बिजली के प्रकोप में नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए वो लोग ट्रेनिंग और टेस्टिंग में और समय नहीं लगा सकते और तुरंत मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। अब वर्जिन शिप के डाइव कर उन्हें एक अद्भुत अनुभव होता है, जहां कई वेल उनके इर्द गिर्द सिंक करने लगते हैं, क्योंकि शिप का सोनार जो सिस्टम है वो एक म्यूजिक की तरह काम करता है, इसीलिए वो लोग उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। धरती के क्रस्ट में एंटर करने के लिए जिंस्की ने धरती का सबसे गहरा मेरियाना ट्रेंच चूज किया, कि यहाँ की परत सबसे पतली है। इसमें कैच ये है कि यहाँ पे भूकंप के झटके सबसे ज्यादा महसूस होते हैं, जिसके कारण सतह तक उनके भूकंप के कारण उनका शिप एक भंवर में फंस जाता है। क्योंकि वर्जर एक विशेष धातु से बना है, उसका पावर के आगे ये भंवर कोई काम नहीं करती। वो सीधा धरती को चीरते हुए अंदर घुस जाता है। घुसते ही उन्हें दिखता है पत्थर से बना एक क्रस्ट जो 5 किलोमीटर लॉन्ग। वर्जिन शिप उसे चीरते हुए सोनार वेव की मदद से आगे बढ़ता रहता है। कुछ मिनट बाद वो धरती के मेंटल लेयर में एंटर कर जाते हैं, जो कि 3 किलोमीटर थिन सेमी सेटुइट लेयर होता है। लेकिन फिर 12 घंटे के जर्नी के बाद उन्हें सोनार पर कुछ अजीब डार्क स्पॉट नजर आता है। जॉर्ज रियलाइज करता है कि सोनार पर ब्लैक स्पॉट का मतलब यही है कि वो एरिया पूरा खोखला है और वर्जर को डिजाइन नहीं किया गया है खोखले एरिया में ग्लाइड या फ्लाई करने के लिए। एयर विशाल होने के कारण उन्हें इनफ समय भी नहीं मिलता उससे संभलने के लिए, और देखते ही देखते वर्जर किसी अननोन जाइंट क्रिस्टल एरिया में पहुंच जाता है। सभी बच जाते हैं, लेकिन एक जाइंट क्रिस्टल उनके लेजर में जाम हो जाता है और उनके पास कोई चारा नहीं है सिवाय शिप के इम्पेलर हिस्से से निकलकर मुसीबत को हटाने का। और इम्पेलर एक भड़कता हिस्सा है और इसी वजह से वर्जर को अंदर से कूल रखने वाला नाइट्रोजन का प्रयोग करना पड़ता है। परल को पहले अब बाहर कदम रखने के बाद उन्हें समझ आता है कि कोबाल्ट से बने एक कुकून में है, जिस पर ट्रोमेंडस प्रेशर पड़ने के कारण इससे ये एक जियोड क्रिस्टल की दुनिया बन चुकी है। धरती पर भी ट्रम्बेडियस प्रेशर के कारण ज्वालामुखी के आसपास पाए जाते हैं, लेकिन उनके पास इस अद्भुत दुनिया का एक्सप्लोर करने का समय नहीं है, क्योंकि वो जिस क्षेत्र से वो आए थे वहां से लावा घुसना शुरू हो जाता है और सारे क्रिस्टल नष्ट होने लग जाते हैं। वो लोग किसी तरह क्रिस्टल को हटाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन एक क्रिस्टल आइवर्सन को जाके लगती है, वो जो सीधे लावा में गिर जाता है। उनके पास शोक मनाने का समय नहीं था, वो तुरंत इंजन फायर करके लावा के थ्रू आगे बढ़ जाते हैं। अब 2 दिन बीत जाते हैं, अब वो आउटर कोर के करीब पहुंचने वाले होते हैं, इसीलिए कुछ मेंबर आखिरी में रखे हुए न्यूक्लियर डिवाइस को रेडी करने लग जाते हैं। तभी बैक का आमना सामना टेंट के साइज के डायमंड से होता है। वो कैसे तो वर्जर को बचाते हुए निकाल जाता है, लेकिन आखिर में एक विशाल डायमंड लास्ट के कंपार्टमेंट से टकरा जाता है, के कारण सिस्टम ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाता है डैमेज कंपार्टमेंट को इजेक्ट करने के लिए, इससे पहले कि और नुकसान पहुंचे। दोनों तुरंत भागते हैं। सर्च को रियलाइज होता है कि न्यूक्लियर कंट्रोल यूनिट पीछे छूट गया, के बिना यह मिशन फेल हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जॉर्ज को कंटेनर फेंक कर खुद को सैक्रिफाइस कर लेता है।
जिसकी वजह से उसका कंपार्टमेंट इजेक्ट होकर वो कोर के इमेज प्रेशर में इजेक्ट हो जाता है और कुछ समय बाद वो कोर के आउटर लेयर में एंटर कर जाते हैं, जो 6000 डिग्री सेल्सियस के पिघले आयन और निकेल एलिमेंट में खोल रहा होता है। अब वो एक सरप्राइजिंग डिस्कवरी करते हैं कि यहाँ का डेंसिटी उनके अनुमान से ज्यादा ही थिन है। इसका मतलब है कि उन्होंने जितना एक्सप्लोजिव कैरी किया जिससे जनरेटेड शॉक वेव फेल हो जाएगा, जिससे पावरफुल वेव फ्रॉम पैदा ही नहीं होंगे धरती के कोर को झटका देने के लिए। जिन्स्की सजेस्ट करता है कि उनका मिशन फेलियर रहा, अब उन्हें रिटर्न लौटकर प्लान बी एग्जीक्यूट करना है। ये सुनते ही बाकी सभी हैरान हो जाते हैं कि ये प्लान बी क्या है। तब वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और दोनों के बीच प्रोजेक्ट डेस्टिनी का सीक्रेट रिवील होता है। दरअसल यूएस मिलिट्री को भनक लगी थी कि दुश्मन ने ऐसा वेपन तैयार किया है कि कहीं भी भूकंप पैदा कर सकता है। इसीलिए काउंटर अटैक में उन्होंने जिन्स्की के लीडरशिप में और भी पावरफुल खुद का सेम वेपन तैयार किया, जो हाई पावर ईएम वेव धरती के फॉल्ट लाइन में फायर करता है। तब हमें समझ में आता है कि जनरल को इस बात की क्यों फिक्र थी कि वो दुश्मन का अटैक तो नहीं। जॉर्ज भी अब फिगर आउट कर लेता है धरती का कोर अचानक से ही क्यों रुक गया, क्योंकि ये डेस्टिनी के टेस्टिंग के कारण ही हुआ है। यूएस मिलिट्री खुद धरती के तबाही का जिम्मेदार है। जिन्स्की सजेस्ट करता है कि रिटर्न लौटने पर वो और एक को फायर कर सकते हैं कोर को किक स्टार्ट करने के लिए। ऐसे ठीक कभी कभी मरीज को होश में लाने के लिए सीपीआर का झटका दिया जाता है, लेकिन जॉर्ज इससे जरा भी सहमत नहीं होता, क्योंकि इससे धरती डिस्ट्रॉय हो सकती है और जगह जगह ज्वालामुखी फटने लगेंगे। वही उनके पास समय भी नहीं है रिटर्न लौटने के लिए। उन्हें प्लान सी डिवाइस करना होगा। इससे पहले कि जनरल भी अग्री करे, अब उन जोन में छेद बनने लगता है और सूरज की तेज डायरेक्ट किरणें समुद्र को खौलाने लगती है। विशालकाय ब्रिज भी पिघल के टूट जाता है। ये खबर मिलने पर जनरल और रुककर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वहीं सिम्स जॉर्ज की टीम रिटर्न लौटने से रही, फिर भी जनरल डेस्टिनी को फायर करने का ऑर्डर देते हैं। फिर भी जनरल के पावरफुल शॉक वेव से उनकी जान फिर क्यों भी ना चले जाए, क्योंकि उनके पास और कोई चारा भी नहीं है और भी उनके पास लिमिटेड समय है। जॉर्ज इस सबसे पहले हैकर को सीक्रेटली कांटेक्ट करता है, उसे जनरल को होल्ड करने की विनती करता है। दोबारा फिंच अपने हाथों की मैजिक पे लग जाता है। वो यूएस के सारे डेटाबेस को हैक करके प्रोजेक्ट डेस्टिनी के कंट्रोल में लग जाता है। वही इस तरफ जॉर्ज ब्रैड के साथ समस्या का हल पता करने में लग जाता है, पर अंत में जिसकी ही हल निकालता है एक बिग बैंग एक्सप्लोजन की बजाय कि वो एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को स्प्लिट करके उन्हें एक डायरेक्शन में ब्लास्ट करा सकता है। इससे एक रिपल इफेक्ट तैयार होगा, फिर लार्ज वेव ऑफ जनरेट होगा और क्विक किक स्टार्ट करने के लिए ठीक वैसा है जो समुद्र में विशाल लहरें की बजाय छोटी छोटी लहरें और भी विशाल लहर बनता है। लेकिन इसे अचीव करने के लिए उन्हें न्यूक्लियर वॉरहेड को पार्ट में बांटकर एक कंपार्टमेंट में रखकर और इन्हें 1 बाय 1 इजेक्ट करना होगा। लेकिन इसमें मुसीबत यही है कि कंपार्टमेंट को मैन्युअली इजेक्ट किया नहीं जा सकता। सिस्टम सिर्फ कोई इमरजेंसी ब्रीच होने पर ही कंपार्टमेंट को इजेक्ट कर सकता है, इसीलिए इजेक्शन सिस्टम को मैन्युअली ओवरराइड करना पड़ेगा, जो कि भंवरते इम्पेलर सेक्शन में मौजूद है, जो 9000 डिग्री सेल्सियस की तापमात्रा में भवक रहा है। का सूट जो है हाफ ऑफ द तापमान संभाल सकता है। अब वहीं पर उन्हें नाइट्रोजन यूज करने के बाद उनके पास अब इनफ नाइट्रोजन नहीं है वापस जाने के लिए। कोई और रास्ता ना होने पर हिम्मत दिखाकर ब्रांड अपने जान की बाजी लगाकर मिशन के लिए तैयार हो जाता है। हेवी हार्ट के साथ गुड बाय करने के बाद अब ते इम्पेलर में एंटर करता है। इतनी भीषण होती है कि उसके हाथ का औजार कुछ ही सेकंड में पिघल जाता है, उसके जूते भी पिघलने लगते हैं और दूसरी तरफ डेस्टिनी फायर होने ही वाला होता है। वहीं फिंच अपनी पूरी जान लगा देता है कंट्रोल पाने के लिए। आखिर में डेस्टिनी फायर होने ही वाली होती है, तब फाइनली फिंच उसके कंट्रोल सिस्टम को हैक कर लेता है। फिर वो पूरे पावर सप्लाई को कहीं और डाइवर्ट कर देता है, लेकिन यहाँ पे किसी तरह से बैक सिस्टम को ओवरराइड करने में सफल हो जाता है। लेकिन वहाँ की हीट की वजह से वो शहीद हो जाता है। वही इनके पास अब मातम मनाने का समय नहीं है। वो लोग अपना न्यूक्लियर वॉरहेड को हर एक जगह पे माउंट करने में इजेक्ट करने में समय लगाते हैं। आखिरी 2 इजेक्ट करने के समय जॉर्ज को
रियलाइज होता है कि उनके पास पर्याप्त न्यूक्लियर नहीं है। इससे पहले उन लोग दोनों कोई समस्या का समाधान निकाले, एक बड़ा एक्सप्लोजन की वजह से वाइजर को बहुत बड़ा झटका लगता है, जिससे जिन्स्की न्यूक्लियर वॉरहेड में दब जाता है। का बैग के साथ कनेक्शन भी टूट जाता है। अब बैग कभी भी कंपार्टमेंट इजेक्ट करने वाली है। उन लोगों के पास समय नहीं है उसे रोकने का। फिर जिन्स्की मैनकाइंड के खातिर उसे बचाने की विनती करता है। जॉर्ज के पास और कोई चारा नहीं, इसीलिए उसे उसकी बात माननी पड़ती है। लेकिन मरते मरते जिन्स्की एक ब्रिलियंट प्लान शेयर कर जाता है। अब वो उनको वहीं पे छोड़ के वो लोग इजेक्ट करके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों के पास पावर नहीं होता है। अपने मरने का इंतजार कर रहे होते हैं। वही मरने ही वाले होते हैं, लेकिन जब एक एक करके कंपार्टमेंट जब फटने लगता है, उसका जो एक्सप्लोजिव पावर होता है उसके झटके से वो लोग एकदम बाहर की तरफ निकलते हैं, जिसकी वजह से धरती का कोर फिर रोटेट करने लगता है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर और सभी जगह धरती होना शुरू हो जाता है। और वही उनकी शिप्स की स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि कुछ ही मिनट में वो लोग धरती को फाड़ते हुए निकलने वाले होते हैं। इससे वो लोग समुद्र की सतह तक पहुँचते हैं, तभी उनका पावर लॉस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग कंट्रोल रूम से संपर्क नहीं कर पाते हैं। वो समुद्र के किसी गहरे सतह पे फंस जाते हैं। जॉर्ज इतनी आसानी से मरने वाला नहीं होता, क्योंकि कुछ घंटे बाद रेस्क्यू टीम को समुद्र की एक जगह पे बहुत सारे व्हेल घूमते हुए नजर आते हैं। तभी रेस्क्यू टीम को पता चलता है कि जॉर्ज का शिप यहाँ पे है और वो लोग दोनों को बचा लेते हैं। मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कि फिंच टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के लिए किसी कैफे में बैठकर वो पूरे डॉक्यूमेंट्स को पूरा वर्ल्ड वाइड फैला देता है, जिसकी वजह से उन्हें यूएस मिलिट्री को जवाब देना पड़ता है और अंत में प्रोजेक्ट डेस्टिनी को बंद करना पड़ता है। फिंच वो सारे साइलेंट हीरो के बारे में भी दुनिया को उजागर करता है कि उनका धरती के लिए बलिदान खाली ना जाए। आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कभी और एक नए वीडियो के लिए नए टॉपिक के साथ मैं आऊँगा, आपका दोस्त ओम। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इससे हमारी बहुत मदद होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।